हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स की यूनिट 1 का पार्ट सेकंड। ये वीडियो सभी यूजी कोर्सेज़ के लिए है फॉर सेमेस्टर 5 और आपने इस सब्जेक्ट को जिस भी सेमेस्टर में लिया उसके लिए है। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Question number 3. Analyze the theme of surveillance in the novel 1984 and its impact of individual freedom. इसमें हमें एनालाइज करना है कि क्या जो सर्विलेंस का थीम था नोवेल 1984 में उसके क्या इम्पैक्ट हुए इंडिविजुअल फ्रीडम पर। इन जॉर्ज ऑरवेल्स 1984, सर्विलेंस इज अ central mechanism of control used by the totalitarian party to suppress individual freedom and maintain power. The party's omnipresent monitoring, exemplified by a slogan, "The Big Brother is watching you," ensure complete dominance over every aspect of citizens' life, from their physical action to their private thoughts. This theme serves as a chilling critique of authoritarian regime and their ability to destroy personal autonomy. जो जॉर्ज ऑरवेल 1984 है, इसमें जो सर्विलेंस का थीम है वो सेंट्रल मैकेनिज़्म है, एक तरीके से सेंट्रल मैकेनिज़्म है जो कंट्रोल करता है पूरे इंडिविजुअल फ्रीडम को और थॉट को। टोटलिटेरियन पार्टी जो है इसे यूज़ करती है एज अ टूल ऑफ सप्रेशन, यानी कि लोगों पर दबाव बनाने के लिए इसे यूज़ करती है। और जो जो पार्टी का ओमनी प्रेजेंट मॉनिटरिंग है सिस्टम है वो एग्जाम्प्लीफाइड करता है एक स्लोगन को कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, यानी कि बिग ब्रदर हम तुम्हारे हर एक एक्शन और हर एक थॉट को देख रहे हैं, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि पार्टी का कितना डोमिनेंस है एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ पर, फ्रॉम फिजिकल एक्शन टू देयर प्राइवेट थॉट। चाहे कोई भी फिजिकल एक्शन हो या प्राइवेट थॉट हो, सब कुछ पार्टी के मतलब नज़रों में है। और ये जो थीम है वो सर्व करता है क्रिटिक को ऑथोरिटेरियन रिजिम के कि किस तरीके से एक पार्टी की एबिलिटी है कि वो पर्सनल ऑटोनॉमी तक को भी ख़त्म करिए, उसने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है सबको। The mechanism of surveillance. The party employs advanced technology and psychological manipulation to monitor its citizen. कुछ मैकेनिज़्म है सर्विलेंस के, जैसे कि पार्टी ने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश कर रखा है जिससे कि वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर सके थ्रू मॉनिटर अपने सिटीजन्स को, जैसे कि टेलीस्क्रीन्स। ये दीज डिवाइसेस आर इंस्टॉल इन होम्स, वर्क प्लेस एंड पब्लिक स्पेसेस, constantly transmitting propaganda and observing citizens. They make it impossible for anyone to act or think freely without fear of being watched. जो टेलीस्क्रीन है ये ऐसी डिवाइस है इंस्टॉल की गई है एक तो घरों पर, वर्क प्लेस, पब्लिक स्पेस, मतलब हर जगह पर टेलीस्क्रीन्स इंस्टॉल है, जो कि रेफ़र करती है कि गवर्नमेंट जो है सिटीज़न को ऑब्ज़र्व कर रही है और ये इम्पॉसिबल है कि वो कोई भी इंसान कोई भी एक्ट फ्रीली कर सके या फ्रीली कुछ सोच सके। लोगों में कहीं ना कहीं डर रहता है कि गवर्नमेंट जो है, पार्टी जो है, बिग ब्रदर पार्टी, वो उन्हें देख रही है। द थॉट पुलिस. द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्स आइडियोलॉजिकल कन्फॉर्मिटी, पुशिंग इवन अनस्पोकन डिसेंट और थॉट क्राइम. जो थॉट पुलिस है वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जो हमने पूरी इसकी थीम एनालाइज की थी उसमें जो मिस्टर चैरिंगटन थे वो थॉट पुलिस के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट थे जिन्होंने विंस्टन को पकड़वाया था पुलिस को। तो जो थॉट पुलिस है वो अनस्पोकन बातों को भी एज अ थॉट क्राइम रेफ़र करती है, यानी कि अगर हमारे मन में कोई भी विचार है, दिमाग में कोई भी विचार है जो हमने अभी तक बोला भी नहीं है, बस अपने कहीं ना कहीं सोचा है या फिर उसे कहीं लिखा है, तो ये जो थॉट पुलिस है वो उसे भी एज अ थॉट क्राइम मानती है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने रिबेल किया लोगों ने। नेबर एंड फैमिली. पीपल आर एनकरेज टू स्पाई ऑन वन अनदर इंक्लूडिंग देयर ओन फैमिली मेम्बर, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट. नेबर और फैमिली में जो मतलब लोगों को एनकरेज किया गया है कि आसपास के लोगों को कि वो एक दूसरे पर स्पाई करें, इंक्लूडिंग देयर ओन फैमिली मेम्बर, यानी कि अपनी फैमिली में भी कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। एक डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर फैल चुका था पूरी सोसाइटी में। थ्रू दीज मैकेनिज्म द पार्टी एलिमिनेट प्राइवेसी एंड forces citizens to live in constant state of self censorship.
इन मैकेनिज़्म के थ्रू पार्टी ने एक इंडिविजुअल प्राइवेसी को एलिमिनेट कर दिया था और सिटीज़न को एक ऐसे कांस्टेंट स्टेट में रेफ़र किया था कि जहाँ पर वो सेल्फ सेंसरशिप लगाए, यानी कि कुछ सोचने से, कुछ बोलने से पहले भी वो कई बार सोचें कि कहीं वो पार्टी को डिसरिस्पेक्ट ना कर दें। Second, impact on individual freedom. The relentless surveillance in 1984 has profound effect on personal freedom. Loss of privacy. Citizens of Oceania have no refuge from the party's watchful eye, making privacy an unattainable concept. This erode individuality as people must conform outwardly to survive. इसमें जो सिटीजन्स थे ओशनिया के, उनके पास ऐसा कोई भी रिफ्यूज नहीं था, यानी कि कोई भी जगह नहीं थी जहाँ से कि वो पार्टी की नज़रों से बच सके। हर जगह पर टेली स्क्रीन थी, कुछ तो पब्लिकली थी, ओपनली थी, लेकिन कुछ टेली स्क्रीन छुपा कर लगाई गई थी। इससे जो लोगों की प्राइवेसी है वो एक अनअटेनेबल कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से वो एक इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहे थे और लोग जो है मतलब इसकी उन्होंने आदत डाल दी थी सर्वाइविंग के लिए। Psychological control. The fear of being watched leads to the self-censorship where individuals suppress their thought and emotion. Winston Smith, for example, struggled to conceal his rebellious feeling knowing that even facial expression might betray him. गवर्नमेंट का जो पार्टी थी उसका एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल था पूरी तरीके से। ये फियर तो था ही कि हमें कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है, जिसके चक्कर में लोग सेल्फ सेंसरशिप करते थे अपने ऊपर, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने हर तरह के थॉट्स और इमोशन को दबा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए विंस्टन स्मिथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को, रिबेलियस फीलिंग को छुपाए। इवन अगर वो फेशियल एक्सप्रेशन भी देंगे, मतलब गवर्नमेंट के लिए कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन होगा कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनके लिए, तो वो भी मतलब उसे धोखा मिल सकता है, यानी कि गवर्नमेंट उसे एज अ थॉट क्राइम अरेस्ट कर सकती है। Suppression of thought. By controlling language through newspeak and constantly monitoring communication, the party limit the ability to think critically or challenge authority. सप्रेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि लोगों के थॉट्स को भी दबाया जा रहा था लैंग्वेज पर कंट्रोल करके थ्रू न्यूज़ स्पीक। गवर्नमेंट जो थी कम्युनिकेशन को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही थी और पार्टी ने लोगों की एबिलिटी को एक तरीके से लिमिट कर दिया था, सोचने की क्षमता को लिमिट कर दिया था और किसी भी तरह के चैलेंज, मतलब कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता और ना ही किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। Third, surveillance as a tool of dehumanization. Surveillance strips citizens of their humanity by reducing them to mere tools of the state valued only for their obedience. Surveillance जो टूल था वो एज अ dehumanization देखा गया इस नोवेल में, जहाँ पर ये बताया गया है कि एक ऐसा टूल है स्टेट का जहाँ पर वैल्यू की जाती है कि सभी सिटीज़न जो है पार्टी को ओबे करें, मतलब उसकी बात माने, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाए। ब्रेकिंग डाउन ट्रस्ट विद इन कम्युनिटीज़ एज इंडिविजुअल फियर बिट्रे बाय फ्रेंड्स और फैमिली, यानी कि पूरे समाज में कहीं पर भी ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था जिससे ट्रस्ट किया जा सके। हर एक इंडिविजुअल को ये खतरा रहता था कि फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी उन्हें धोखा दे सकता है अगर वो एज अ गवर्नमेंट मतलब पार्टी के प्रति रिबेलियस शो करे, विद्रोह शो करे, तो कोई ना कोई स्पाई एजेंट जो होगा फैमिली फ्रेंड्स में से वो उन्हें अरेस्ट करवा सकता है और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा सकता है। इन्फोर्सिंग द पार्टीज अल्टीमेट गोल टू डिस्ट्रॉय पर्सनल विल एंड इंश्योर टोटल लॉयलिटी टू बिग ब्रदर। पार्टी ये इंश्योर करती थी, पार्टी का ये अल्टीमेट गोल था कि पर्सनल विल को एक पूरी तरीके से ख़त्म करे और ये इंश्योर किया जाए कि सभी सिटीज़न जो है वो बिग ब्रदर पार्टी के प्रति काफ़ी लॉयल है। For example, Winston's arrest and re-education highlight the party's ability to completely break and reshape individuals. His final betrayal, Julia, under the pressure of torture, signifies the complete destruction of personal bonds under the weight of constant surveillance. ये एग्जाम्पल है, जैसे कि विंस्टन को जब अरेस्ट किया गया
उसकी री एजुकेशन की गई। तो उसमें पार्ट जो हाईलाइटेड था वो ये था कि पार्टी ने उसकी एबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। जो भी उसके विचार थे सब कुछ नष्ट कर दिए थे और उसके माइंड को दोबारा से रीशेप किया गया। और जब तक उसने जूलिया को बिट्रे नहीं किया, यानी कि उसको ऐसी स्टेज पर पहुंचा दिया कि वो जिससे प्यार करता था जूलिया से, उसको भी उसने धोखा दिया कि ये कह के कि जो टॉर्चर मुझे कर रहे हो वो जूलिया को दे दो मेरे बदले। और ये टॉर्चर सिग्निफाइज करता है कि कितना डिस्ट्रक्शन किया गया था पर्सनल बॉन्ड्स का भी, अंडर द वेट ऑफ कांस्टेंट सर्विलेंस। यानी कि कांस्टेंट सर्विलेंस इतना ज़्यादा था कि कोई भी पर्सनल बॉन्ड जो था वो टिक ही नहीं पाएगा सर्विलेंस के आगे। 4. Modern parallel. Orwell's depreciation of surveillance has become increasingly relevant in the modern world, where governments and corporations use advanced technology for monitoring and data collection. 1984 serves as a warning about how unchecked surveillance can erode democracy, privacy and freedom. इसमें ऑरवेल जो है वो डेप्रिसिएशन करते हैं सर्विलेंस का कि आज के टाइम में भी ये काफ़ी रेलेवेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है और कॉरपोरेशन वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन। तो 1984 जो है वो एज अ वार्निंग बताती है कि किस तरीके से अनचेक्ड सर्विलेंस जो है वो पर्सनल फ्रीडम, प्राइवेसी और डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। Conclusion. In 1984, surveillance is not just a tool of control but a method of eradicating individuality and freedom. Orwell demonstrates how an all-seeing government create a society where people are enslaved by fear and stripped of autonomy. The novel serves as a timeless cautionary tale about the danger of surveillance and its capacity to destroy the very essence of humanity. 1984 जो है इसमें ये बताया गया है कि सर्विलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ नहीं हो रहा गवर्नमेंट के द्वारा, बल्कि एक मेथड है जिसमें वो पूरी तरीके से इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम को नष्ट कर रही है। ऑरवेल बताते हैं कि किस तरीके से ऑल सीइंग गवर्नमेंट जो है वो एक सोसाइटी क्रिएट करती है जहाँ पर लोग जो हैं गुलाम बन चुके हैं उनके डर से, और किसी भी टाइप की मतलब जो किसी भी टाइप का विद्रोह वो नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़। और ये नोवेल जो है वो एक टाइमलेस कॉशनरी है, यानी कि हमें एक चेतावनी दे रहा है कि फ्यूचर के लिए कि किस तरीके के डेंजर है थ्रू द सर्विलेंस, और इसकी कैपेसिटी पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी के एसेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमैनिटी के लिए अगर ज़्यादा हाई लेवल पर सर्विलेंस हो। क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लोर द मिनिस्ट्री ऑफ लव इन नोवेल इन 1984. इसमें इस क्वेश्चन में हमें जो नोवेल में मिनिस्ट्री ऑफ लव के बारे में बताया गया उसके बारे में हमें पढ़ना है। द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लव इन 1984. In George Orwell's 1984, the Ministry of Love plays a central role in maintaining the party's control over the citizens of Oceania. Ironically named, this institution is the exact opposite of what its name suggests. It is a place of fear, torture, and psychological reprogramming. जो जॉर्ज ऑरवेल 1984 की ये नोवेल है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लव जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है पार्टी के कंट्रोल को मेंटेन करने में ओवर द सिटीजन ऑफ ओशेनिया। इसका जो नाम है वो इस इंस्टीट्यूशन का नाम इसके वर्ड के मतलब इसके जो मीनिंग है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है। और जो इसका जो ये मतलब ये प्लेस है ये बेसिकली फियर, टॉर्चर और साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग का प्लेस है। इट्स प्राइमरी पर्पस टू एलिमिनेट डिसेंट, एनफोर्स लॉयल्टी टू बिग ब्रदर एंड एंश्योर कंप्लीट आइडियोलॉजिकल कन्फॉर्मिटी। इसका जो एम है वो बेसिकली ये है कि किसी भी टाइप का विद्रोह जो है बिग ब्रदर के प्रति उसको ख़त्म करना और लोगों में बिग ब्रदर के प्रति लॉयल्टी इस्टेब्लिश करना, और ये एंश्योर करना कि किसी भी टाइप की मतलब अनऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी क्रिएट ना हो पाए। Enforcing absolute control. The Ministry of Love is responsible for rooting out any form of rebellion or dissent against the party. Its agents, the thought police, monitor citizens' thought and action, arresting anyone guilty of thought crime, unorthodox thoughts,
The ministry ensure that no opposition, real or imagined, can be threatened the party's rule. बेसिकली जो इसका काम है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लव का काम ये है कि किसी भी टाइप के विद्रोह या कोई भी अगर पार्टी के खिलाफ कोई भी हड़ताल हो रही है, मतलब आंदोलन हो रहा है, सॉरी, तो उसको ख़त्म करना। इसके कुछ एजेंट्स हैं जैसे कि थॉट पुलिस और थॉट क्राइम के जो एजेंट है वो, उनका बेसिकली मेन मकसद ये है कि सिटीजन्स को मॉनिटर करना, और अगर कोई किसी का भी मतलब कोई भी अनऑर्थोडॉक्स थॉट के बारे में सोचता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, तो उसे गिल्टी करना, मतलब उसे गिल्टी करार करना और उसको अरेस्ट करना। और ये मिनिस्ट्री जो है वो इंश्योर करती है कि किसी भी टाइप का अपोजिशन ना हो, रियल और इमेजिन, किसी भी टाइप का कोई भी अपोजिशन ना हो जिससे कि पार्टी के रूल को खतरा हो। Through relentless surveillance, psychological manipulation and torture, the ministry enforced the party's authority, making it impossible for citizens to think or act independently. इस पार्टी का इतना कंट्रोल है साइकोलॉजिकली लोगों पर और फिज़िकली कि कोई भी लोग जो है, मतलब सिटीज़न कोई भी हो, वो इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पार्टी ने अपनी अथॉरिटी इस तरीके से लोगों पे कर रखी है पूरी की पूरी कि लोग इंडिपेंडेंट होने का थॉट भी सोच ना सके। कुछ जैसे कि कुछ वर्ड्स को मिटा दिया गया, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सोच पाना भी इम्पॉसिबल है। Torture and re-education. The Ministry of Love is infamous for its brutal torture method used to break the will of the prisoners and force them to love Big Brother. This process involves physical torture. Prisoners are subjected to unimaginable pain to destroy their resistance. जो मिनिस्ट्री ऑफ लव है वो फेमस है उसके ब्रूटल टॉर्चर के मेथड्स के लिए, जहाँ पर वो लोगों की मतलब इच्छा शक्ति को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं जो कैदी होते हैं, और उनको मजबूर किया जाता है कि वो बिग ब्रदर के प्रति मतलब बिग ब्रदर के प्रति अपना लव शो करें, यानी कि उनसे बिग ब्रदर से प्यार करें। इसके कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर सॉरी, और उसमें प्रिजनर को एज अ मतलब इतना ज़्यादा अनइमेजिनेबल पेन दिया जाता है जिससे कि उनका जो ख्याल है रेसिस्टेंस का, विद्रोह का, उसे पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की जाती है, पार्टी उनके डर को यूज़ करती है, उन्हें ह्यूमिलेशन करती है और माइंड गेम्स करती है जिससे कि प्रिजनर्स की जो मान्यता है वो रीशेप हो सके। विंस्टन के में मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये था विंस्टन स्मिथ का कि उसे तब तक टॉर्चर किया गया जब तक वो पार्टी के झूठ को सच ना मान ले, जैसे कि 2+2=5 है। Room 101. This is the Ministry of ultimate tool of control, where prisoners face their worst fear. For Winston, it is a cage of rats, which drives him to betray Julia, proving the party's ability to destroy even personal loyalty and love. रूम 101 जो है वो मतलब वर्स्ट फियर का रूम है जहाँ पर प्रिजनर को अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ता है, और ये एक अल्टीमेट टूल है कंट्रोल करने का प्रिजनर्स को और उनके माइंड को रीशेप करने का। विंस्टन के लिए ये था कि चूहों का पिंजरा, जहाँ पर उसे तब तक तड़पाएगा विंस्टन को जब तक वो जूलिया को मतलब ये सारी चीज़ें करने मतलब ये ना मान ले कि उसके बदले सारा टॉर्चर जूलिया को दे दिया जाए। ये प्रूव करता है इसमें कि पार्टी की कितनी एबिलिटी है कि वो पर्सनल लॉयल्टी और लव को भी ख़त्म कर रही है। Rewriting reality. The Ministry of Love goes beyond physical control. It aims to control the mind and soul. Its goal is to not merely to punish dissenters, but to erase all resistance. By the time prisoners are released, they are fully loyal to Big Brother, no longer capable for independent thought or rebellion. रीराइटिंग रियलिटी, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ लव है वो फिज़िकल कंट्रोल करती है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कि उसका एम जो है वो ये है कि लोगों की माइंड और सोल को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, और इसका गोल लोगों को पनिश करना नहीं है बल्कि लोगों में किसी भी टाइप का विचार पार्टी के विरुद्ध जो है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। जब प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाता है तो जब वो रिलीज़ किया जाता है तो वो फुल्ली लॉयल होते हैं बिग ब्रदर के प्रति, और उनके पास मतलब उनके दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट नहीं होता इंडिपेंडेंट का या रिबेलियन का, वो उसको सोचने की क्षमता को बिल्कुल ही खो देते हैं।
For example, Winston's transformation at the Ministry of Love is complete when he renounces his hatred for Big Brother and feels genuine love for him. This demonstrates the ministry's success in obliterating पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी. इसमें एग्जांपल जो दिया गया है वो विंस्टन के ट्रांसफॉर्मेशन का दिया गया है कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ लव ने उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया था. उसको रिनाउंस, उसका जो रिनाउंस था मतलब पार्टी के प्रति उसकी जो हेटरेट थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई और वो जो है हेटरेट जो थी वो जेन्युइन लव में बदल गई पार्टी के लिए. तो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ये मिनिस्ट्री डेमोन्स्ट्रेट करती है कि किसी भी तरह की पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी सक्सेसफुल ना हो पाए. Symbol of totalitarian oppression. The Ministry of Love represent the party's most terrifying tool for maintaining power. It ensures that fear replaces freedom. Citizens live in constant terror of being arrested and tortured. इसमें जो टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है उसका कितना दबाव है लोगों पर उसके बारे में बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लव है वो रिप्रेजेंट करती है पार्टी का सबसे टेरिफाइंग टूल है जिससे कि वो पावर को मेंटेन कर सके. उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ लव जो है वो इंश्योर करती है कि फियर जो है वो फ्रीडम को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जो सिटीज़न है वो अपने फियर, उनका जो भी फियर है उसे मतलब उन लोगों को उनके फियर से इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो फ्रीडम का थॉट बिल्कुल ही भूल जाते हैं. कन्फॉर्मिटी रिप्लेस इंडिविजुअल. नो वन इज़ अलाउड टू डिवेट फ्रॉम पार्टी आइडियोलॉजी. मतलब पार्टी की आइडियोलॉजी को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है. लव फॉर बिग ब्रदर रिप्लेसेस ऑल पर्सनल रिलेशनशिप्स. The ministry ensures that loyalty or to the party supersedes love, family और friendship. जो लॉयल्टी है ये मिनिस्ट्री इंश्योर करती है कि हर एक इंसान की जो लॉयल्टी है वो पार्टी के प्रति अपनी फैमिली और रिलेशनशिप फ्रेंड सबसे ज़्यादा हो. Conclusion. The Ministry of Love is the embodiment of party's totalitarian control. In 1984, it enforces the party's ideology by destroying personal autonomy and reshaping individuals into obedient, loyal subjects. Through its ironic name and horrifying practice, Orwell critiqued the extreme of authoritarian power and the lengths to which oppressive regime will go to maintain dominance over their power, over their people. कंक्लूजन ये है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ लव है वो एम्बॉयडमेंट है, यानी कि टोटल पार्टी का प्रतीक है जिससे कि वो पूरा प्रभुत्व जमा रही है लोगों पर इन दिस नोवेल. और ये पार्टी मतलब ये मिनिस्ट्री जो है वो एनफोर्स करती है पार्टी की आइडियोलॉजी और किसी भी तरह की पर्सनल ऑटोनॉमी को, जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है उसको पूरी तरीके से रीशेप करती है और ख़त्म करती है लोगों, जिससे कि लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के प्रति लॉयल रहे. और जो इसका आयरॉनिक नेम है और इसकी हॉरिफाइंग प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, और लोगों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि बिग ब्रदर जो है उन्हें देख रहे हैं और टेली स्क्रीन्स या स्पाई जो है उनके बीच मौजूद हैं. तो ये एक अनऑर्थोडॉक्स जो है वो अनऑर्थोडॉक्स थॉट क्रिएट रहता है लोगों के मन में कि किसी भी तरह के अगर उन्होंने कुछ भी एक्सप्रेशन भी दिए तो वो अरेस्ट होंगे और टॉर्चर का पार्ट होंगे. ये इस यूनिट का पार्ट 2 था. पार्ट 3 भी जल्दी अपलोड किया जाएगा. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.